सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। क्या आप जानते हैं कि इजराइल हमास युद्ध के बीच भारतीय सेना के जवान भी मौजूद हैं? भारत के ये जवान इस युद्ध में क्या भूमिका निभा रहे हैं? इजराइल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या उम्मीद बांधी है और प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की मदद कैसे कर सकते हैं? और भारत पर क्या किसी तरह का कूटनीतिक किस्म का दबाव है इस मसले पर? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हम आज ढूंढने की कोशिश करेंगे और उन पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। तो भारतीय सेना के जवानों की बात आज करेंगे, पर उसके लिए पहले चलिए इजराइल के बगल में मौजूद देश लेबनान में। जब इजराइल में और हमास के बीच में बमबारी के बाद लड़ाई शुरू हुई थी तो लेबनान में मौजूद चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह, ये नाम आपने कई बार सुना होगा इस बीच, इसने भी इजराइल पर हमला कर दिया। ये ऐसे ही किसी खुन्नस में किया गया हमला नहीं था, इसका एक इतिहास है, इसकी एक हिस्ट्री है। तो इसके लिए आपको लौटना होगा 11 मार्च 1978 की तारीख तक। इस दिन फिलिस्तीनी लिबरेशन आर्मी, PLA जिसको कहते हैं, उसने इजराइल पे हमला करके 37 नागरिकों की जान ले ली थी। और ये हमला इजराइल के उस हिस्से में हुआ था जो लेबनान से सटा हुआ है। तो इजराइल ने भी पलटकर हमला किया। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF, 2 दिन पहले भी आपने इसका नाम सुना होगा, इसके लड़ाके फिलिस्तीन के परंपरागत इलाकों जैसे गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक नहीं गए। IDF के लोग सीधे लेबनान में जाकर के घुस गए और लेबनान के दक्षिणी हिस्से में है लितानी नदी और उसके पार PLA का ठिकाना हुआ करता था। इजराइल का लक्ष्य था कि इस बार उन्हें जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। इजराइल घुसा, फायरिंग हुई, उसने लेबनान के पूरे दक्षिणी हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया। इसके 4 दिन बाद यानी 15 मार्च को लेबनान पहुंच गया यूनाइटेड नेशंस जनरल काउंसिल के पास शिकायत करने कि PLA से साहब हमारा कोई रिश्ता नहीं है और इजराइल झूठ बोल रहा है, इजराइल ने हमारी ज़मीन कब्जा कर ली है। 19 मार्च को UN जनरल काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पारित किया इस मोर्चे पर और इजराइल से कहा कि आप लेबनान के हिस्सों से अपनी फ़ौज वापस खींच लीजिए, वो कब्ज़ा किए इलाकों को तुरंत आप फ्री कीजिए और इस युद्ध को रोक दीजिए। इजराइल ने ये बात मानने में देर लगा दी, मान ली पर देर लगाई। फ़ौज वापस लिए जाने की प्रक्रिया काफ़ी देर तक अटकी रही। साल 2000 आते आते इजराइल ने सैनिक वापस लेने शुरू किए फाइनली। और अब तक इतने लंबे समय बाद चली घुसपैठ के बाद इजराइल और लेबनान के दक्षिणी हिस्से में बाउंड्री एकदम ब्लर हो गई थी। सीमा विवाद फिर शुरू हुआ तो अब फिर से बाउंड्री खींचने की कोशिश थी। UN ने इस काम के लिए दोनों देशों को बुलाया, लेकिन लेबनान ने बॉर्डर खींचने की कार्रवाई में हिस्सा लेने से मना कर दिया। तो UN को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ी, जिसके बाद इजराइल और लेबनान के बीच उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अलग एक बाउंड्री खींची गई और उसे नाम दिया गया ब्लू लाइन, एक युद्ध शांति की लाइन, जिसकी लंबाई थी कुल 120 किलोमीटर। अब जो हालिया युद्ध चल रहा है उसके बीच अगर आप बहुत सावधानी से और बहुत सुरक्षित तरीके से लेबनान की तरफ से इस ब्लू लाइन के पास जाते हैं तो आपको जाने पहचाने चेहरे दिखेंगे, भारतीय लोगों के चेहरे। इन लोगों के शरीर पर भारतीय सेना के यूनिफॉर्म होंगे, कंधे पर उजले नीले रंग का बिल्ला होगा, बॉडी पर इसी रंग का एक बुलेट प्रूफ जैकेट या वेस्ट होगा और इस सिर पर उनके इसी रंग का हेलमेट होगा या बैरे कैप होगी। इस नीले रंग की चीज़ों पर 2 अक्षर लिखे होंगे जो पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। ये अक्षर हैं UN यानी यूनाइटेड नेशंस। भारतीय सेना के ये जवान और अधिकारी दरअसल संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा हैं। जब साल 1978 में UN ने इजराइल से फ़ौज वापस खींचने के लिए कहा था तो अपनी इस पीस कीपिंग फोर्स की एक यूनिट यहाँ बैठा दी थी जो आज भी वहाँ कायम है। इस यूनिट को कहा गया यूनिफिल यानी UN इंटरिम फोर्स इन लेबनान। इस टुकड़ी में भारत के लगभग 900 जवान हैं। भारत के अलावा इटली, फ्रांस, स्पेन, तुर्की, चीन, घाना जैसे देशों के सैनिक भी हैं। कुल 10,000 से ज़्यादा जवान हैं दुनिया भर के। ये सैनिक एक दूसरे के साथ काम करते हैं। कैसे काम करते हैं और पीस कीपिंग फोर्स की कहानी क्या है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये कि इनका काम है क्या। इन सैनिकों ने इजराइल को फिर से लेबनान में घुसने से और हिजबुल्लाह को भी इजराइल पर फिर से हमला करने से रोक रखा है। अगर सैनिक फ्रंट से हट जाएंगे तो इजराइल 1978 की तरह फिर से घुसपैठ कर सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि इजराइल पर रॉकेट दाग रहा हिजबुल्लाह और बड़े स्तर पर सक्रिय हो जाए और ज़्यादा बड़ी हिंसक कार्रवाइयाँ करे। तो इन जवानों का इस मोर्चे पर बने रहना शांति के लिए ज़रूरी है। अब हम आपको बताते हैं कि ये UN पीस कीपिंग फोर्स है क्या, ये होती क्या है। पीस कीपिंग फोर्स का शाब्दिक तर्जुमा है शांति रक्षक सेना।
यानी ऐसी सेना जो किसी हिंसाग्रस्त इलाके में शांति स्थापित करने में मदद करे। पीस कीपिंग फोर्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? शांति समझौतों को मॉनिटर करवाने के लिए, शांति समझौतों को लागू कराने में मदद के लिए, विवादित इलाकों में अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करवाने के लिए, शांतिपूर्ण चुनाव में मदद कराने के लिए। आमतौर पर इन परिस्थितियों में पीस कीपिंग फोर्स की तैनाती की जाती है। ये आमतौर पर परिस्थितियां हैं, कुछ विशेष परिस्थितियां भी हो सकती हैं, मगर उनका दायरा यहीं सीमित नहीं है। इनका मकसद देश, काल और परिस्थिति के हिसाब से, घटना के हिसाब से बदलता रहता है। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से पीस कीपिंग फोर्स न्यूट्रल होती हैं, वो किसी का भी पक्ष नहीं लेती, किसी भी देश का, किसी भी संगठन का। इसके अलावा उन्हें युद्धग्रस्त इलाकों में आम नागरिकों की तरह के अधिकार मिले होते हैं, यानी पीस कीपिंग फोर्स पर हमले को वॉर क्राइम माना जा सकता है। एक धारणा यह है कि पीस कीपिंग फोर्स सिर्फ यूनाइटेड नेशंस के पास है, ऐसा नहीं है। नेटो, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन के पास भी अपनी अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस हैं, लेकिन सबसे प्रभावशाली और ताकतवर फोर्स यूएन की है। इसमें संयुक्त राष्ट्र में शामिल देशों के सैनिक होते हैं। देशों के सैनिक अपनी सेना की यूनिफॉर्म पहनते हैं और साथ में लगानी होती है वही नीली कैप, जैकेट और बिल्ला। अब सवाल है कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स बनी कैसे? साल 1945 बहुत सारी लाशें गिराकर और बहुत सारा खून बहाकर दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और जीतने वाले देश एक नए संगठन की बुनियाद रख रहे थे। एक ऐसा संगठन जिससे दुनिया के अधिकतर देश जिसमें शामिल हों और जो उन देशों के बीच सामंजस्य बिठाकर रखे। ऐसा संगठन क्यों बनाना था? ताकि फिर से एक विश्व युद्ध होने से रोका जा सके। इस तरह अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशंस अस्तित्व में आया। यूएन को सारी समस्याओं का हल उस समय माना जा रहा था, लेकिन दुनिया इतनी भी उदार नहीं थी। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद दुनिया दो ध्रुवों में बंट गई। सोवियत संघ और अमेरिका में तकरार शुरू हो चुकी थी। कोल्ड वॉर का चैप्टर खुल चुका था। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देश कॉलोनियल शासन से, औपनिवेशिक शासन जिसको कहते हैं, उससे आज़ाद हो रहे थे और इस नए निर्माण में विध्वंस भी शामिल था। देशों की आज़ादी के साथ सीमाई विवादों का दायरा भी बढ़ रहा था। मिसाल के तौर पर हमारा देश भारत, जिसे 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली और साथ में मिला बंटवारे का दंश। भारत के दो हिस्से हुए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। पाकिस्तान की नीयत में खोट था, उसने अपने सैनिकों को कबीलाई लड़ाकों के भेष में जम्मू कश्मीर में उतार दिया। भारत ने उसका जवाब दिया। दूसरा बड़ा घटनाक्रम मिडिल ईस्ट में घटा। मई 1948 में इजराइल की स्थापना हुई थी और स्थापना के एक दिन बाद ही अरब देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया। ये अरब देश फिलिस्तीन के साथ खड़े थे। ये इजराइल की ओर से ऑक्यूपेशन यानी कब्जा किए जाने का विरोध कर रहे थे। आरोप था इजराइल पे कि ये कब्जा कर रहा है। उस समय यूएन ने कश्मीर और फिलिस्तीन में ऑब्जर्वर्स की एक टीम भेजी। ये औपचारिक तौर पर पीस कीपिंग फोर्स नहीं थी। इनका काम दोनों पक्षों में समझौता होने तक बफर जोन क्रिएट करने और शांति समझौते पर नज़र रखना था। ये अलग बात है कि दोनों समस्याएं आज तक बरकरार हैं। यूएन के कागज़ों और लिखा पढ़ी में पीस कीपिंग फोर्स जैसी किसी चीज़ का जिक्र नहीं था। इसकी ज़रूरत वक्त के साथ पड़ी और आगे बढ़ती ही गई। कुछ सालों तक टीम रही और फिर वापस आ गई। साल आया 1956 का। मिस्र में स्वेज संकट आया। भूगोल और सामान्य ज्ञान की किताब में आपने स्वेज नहर के बारे में पढ़ा होगा। ये नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो हुआ ये कि 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासेर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया और कहा कि अब इस नहर से जितने भी जहाज़ गुजरेंगे और जो चुंगी उनसे ली जाएगी उस पर सिर्फ मिस्र का हक होगा। यूरोप के देशों को ये बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो सीधे तौर पर इस नहर से प्रभावित होते थे। ब्रिटेन, फ्रांस के साथ मिलकर इजराइल ने मिस्र पर, इजिप्ट पर हमला कर दिया। इन तीनों ने अमेरिका को इस हमले के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं दी। अमेरिका इससे नाराज़ हो गया। उसने प्रतिबंध लगाने की धमकी दी। उधर सोवियत संघ परमाणु हमले की चेतावनी दे रहा था। इस स्थिति में मामला यूएन पहुंचा। यूएन ने ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल की सेनाओं को इजिप्ट से बाहर निकलने को कहा। तब पहली बार पीस कीपिंग फोर्स का इसकी एक औपचारिक स्थापना हुई। यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के आदेश पर जिस पीस कीपिंग यूनिट की पोस्टिंग हुई उसे यूएनईएफ यानी यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी फोर्स कहा गया। यूनिट का एक बड़ा हिस्सा मिस्र में पोस्टेड किया गया और एक बड़ा हिस्सा गाज़ा पट्टी के दक्षिणी हिस्से में भी पोस्ट किया गया, क्योंकि मिस्र में झगड़े की आड़ में इजराइल ने इस साल गाज़ा पर भी हमला कर दिया था। ये भारत के लिए पहला अवसर था जब भारतीय सेना के जवान यूएन की पीस कीपिंग पोस्टिंग में कहीं देश के बाहर गए। इसमें भारत के लगभग 12,000 जवान शामिल हुए और उन्हें लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल पीएस ज्ञानी।
पीस कीपिंग फोर्स के जवान तब तक मोर्चे पर डटे रहे जब तक हमला करने वाली तमाम फोर्स और यूनिट वहां से बाहर नहीं निकल गई। इस प्रैक्टिस में भारत के 27 जवान शहीद हुए। उस वक्त भारत ने इजराइल की सरकार को भरसक आड़े हाथों भी लिया था और डिमांड भी की थी कि वो शहीद हुए जवानों के परिवारों को उचित मुआवजा दें। और आखिर में साल 1967 में भारत ने ग्लोब के इस हिस्से से अपने जवानों को वापस बुला लिया। तब से अब तक यूएन की पीस कीपिंग फोर्स को 70 से ज़्यादा बार तैनात किया जा चुका है। यूएन ने DR कॉन्गो, सिनाई पेनिनसुला कॉन्फ्लिक्ट, रवांडा, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, कोरियन वॉर जैसे अंतर्राष्ट्रीय विवादों में, इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में अपनी शांति रक्षक सेनाएं भेजी हैं। कई बार वो शांति स्थापित करने में सफल भी हुए हैं और कई बार उनको नाकामी भी मिली है। भारत भी इनमें से कई मौक़ों पर यूएन के साथ रहा है। पीस कीपिंग फोर्स पर नियंत्रण किसका होता है? जवान किसके आदेश फॉलो करते हैं? रणनीति कौन बनाता है? इन सवालों का जवाब है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल ही किसी इलाके में पीस कीपिंग फोर्स भेजने का फैसला लेती है। हालांकि फंडिंग यूएन के सभी सदस्य मिलकर के देते हैं। ऐसा माना जाता है कि सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सदस्यों की जिम्मेदारी अधिक है, इसलिए फंडिंग का सबसे बड़ा हिस्सा भी वही देते हैं। अब सवाल है कि क्या इजराइल लेबनान बॉर्डर के अलावा भी उस हिस्से में कहीं भारतीय सैनिक पोस्टेड हैं? जवाब है जी हाँ, इजराइल और सीरिया बॉर्डर पर। ये लेबनान वाले बॉर्डर से सटा हुआ है। ये जो सैनिक हैं वे यूएन की डिसएंगेजमेंट फोर्स यानी UNDF जिसको कहते हैं उसका हिस्सा हैं। इंडिया टुडे के पत्रकार हैं अशरफ वानी। इस युद्ध के समय वो इजराइल लेबनान की यात्रा पर थे। उन्होंने भारतीय जवानों से वहाँ मुलाकात भी की थी। सुनिए उनको। मैं इस वक्त दक्षिणी लेबनान की सीमा पर खड़ा हूं, लेकिन ये समुद्री सीमा है क्योंकि मेरे पीछे थोड़ा सा अगर आप करीब 7 या 6 किलोमीटर इस समंदर को में चलेंगे तो आप इजराइल पहुंच जाएंगे। दरअसल अगर हम सेना की बात करें, कुछ ही जवानों को, सभी जवानों को ये मौका नहीं मिलता है कि वो यूनाइटेड नेशंस पीस मिशन में जाए, लेकिन भारत के सेना में और सुरक्षा बलों में एक बहुत बड़ी तादाद, क्योंकि उसकी मौजूदगी जो है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में दशकों से रही है, तो जहां तक इस युद्ध की बात है, यहाँ पर भी एक बड़ी तादाद सीमावर्ती इलाके का एक हिस्सा जो है भारतीय फौज और भारतीय सुरक्षा बलों के जवान देख रहे हैं। मेरी जब मुलाकात उनसे हुई थी, पहले वो आज तक का चैनल देख के ही इतना खुश हो गए जैसे उनको लगा कि हम अपने देश में हैं। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर कोई हिंदी समझता नहीं है, अगर हम यहाँ की आम भाषा की बात करें, यहाँ पर इजराइल में भी जो है अरबी बोली जाती है और लेबनान में भी बहुत कम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, जिसमें ये हिंदुस्तानी जो जवान हैं ये कुछ बात कर पाते हैं। फिर मेरी जो बातचीत उनके साथ हुई तो जाहिर है वो हिंदी में हुई और उन्हें भी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन उसमें बंदिश ये थी कि यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपर्स को ऑन रिकॉर्ड बोलने की बात नहीं है। तो फिर मैंने ऑफ द रिकॉर्ड उनसे पूछा कि आप इस परिस्थिति को किस तरह देखते हैं। उनका कहना था कि इस पूरे क्षेत्र में इजराइल की तरफ से फलस्तीन पर हमला कोई नई बात नहीं है, आए दिन ये होते रहते हैं। कभी 2-3 महीने का पास मिलता है, कभी 6-5 महीने का पास मिलता है। और उनका ये भी कहना था कि क्योंकि अगर लेबनान की कोई सेना की तरफ से सब कार्रवाइयां होती तो दूसरी बात थी, लेकिन यहाँ पर सेना भी नहीं, यहाँ पर एक मलेशिया है जो लेबनान की सीमाओं की रक्षा में लगा है, जिसका नाम हिजबुल्लाह है। और इजराइल की सेना का जो है हिजबुल्लाह जो फिर भी कुछ हद तक अपने आप को डिसिप्लिन रखना चाहती है, वो उसका जवाब दे रही है। भारतीय सेना के जवान और अधिकारी पूरी शिद्दत के साथ मौके पर मौजूद हैं। एकमात्र कोशिश ये कि युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन युद्ध खत्म होने के साथ रक्तपात तो रुक जाता है और फिर शुरू होती है बंधकों के छूटने की प्रक्रिया। और इजराइल ने अपने बंधकों के लिए उम्मीद जताई है भारत से। भारत में इजराइल के राजदूत हैं नॉर गिलन। उन्होंने ये कहा है कि इजराइल के जिन लोगों को हमास या इस्लामिक जिहाद ने बंधक बनाया हुआ है, उनको छुड़ाने में भारत मदद करे। उनके मुताबिक इजराइल के बंधक बनाए हुए नागरिकों की संख्या 200 से ज़्यादा है। जो ये राजदूत साहब हैं नॉर गिलन, इन्होंने अंग्रेज़ी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से बात की है और उनसे जब भारत से मिले समर्थन और संभावित मदद पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि भारत से मिले समर्थन से वो बहुत अभिभूत हैं। उनके शब्द मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि हमें ये बात अच्छी लगी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया बहुत जल्द आ गई, तब जब पूरी तस्वीर भी साफ नहीं हुई थी इस युद्ध की। इसके कुछ रोज़ बाद ही उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करके फिर से एकजुटता दिखाई। सिर्फ भारतीय प्रधानमंत्री ही नहीं, हमें भारत सरकार से सभी स्तरों पर समर्थन मिला है। यहाँ के अधिकारी, यहाँ के मंत्री, यहाँ के नागरिक सभी हमें
सपोर्ट कर रहे हैं। गिलन ने आगे कहा कि कई देश उन निर्दोष नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए हमास पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। गाज़ा में हमारे लोग इस्लामिक स्टेट द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की तरह ही हमास की क्रूरता और हिंसा का सामना कर रहे हैं। हमास के शीर्ष कमांडर्स इस्तांबुल और कतर जैसी जगहों पर विलासिता की ज़िंदगी जी रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। और अगर भारत इन लोगों से बात करने में सक्षम है जिनका इन कमांडर्स पर प्रभाव है, तो हम इसका स्वागत करेंगे। हम समझते हैं कि भारत का दुनिया में एक विशेष स्थान है। लेकिन भारत बात करे, ये एक ब्रॉड वाक्य है। भारत कैसे बात करे, कैसे मदद करे इजराइल को, उसका स्कोप क्या होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये सवाल हमने पूछे एक्सपर्ट से। सुनिए उन्हें। पहली बात तो जिन्होंने भी सपोर्ट दिया है, चाहे वो मंत्री हो या जो भी हो, प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट तो सबने देखी थी, लेकिन उन्होंने अपने पर्सनल लेवल पे हो सकता है किया हो, लेकिन प्रोटोकॉल ऐसा कहता नहीं कि मंत्री ओपनली इन चीज़ों पे बात कर सकते हैं। लेकिन देखिए, एक और वो भी है कि इंडिया के अच्छे रिलेशंस ईरान से भी हैं, और ईरान में का काफी कंट्रोल है हिजबुल्लाह पे, हमास पे, और अदर जो देश के सरकारें हैं, सीरिया के साथ, इराक के साथ। तो अब हमास ने जब 200 के करीब लोगों को पकड़ के रखा हुआ है, तो जैसे अभी हमने 2 दिन पहले देखा, जापान ने ईरान से बात की कि आप जितना आप एफर्ट कर सकते हैं इन लोगों को छुड़वाने में आपको करना चाहिए। बल्कि जापान का कोई इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है नहीं, पर उनके क्योंकि रिलेशंस हैं ईरान के साथ, तो उन्होंने उस चैनल को यूज किया। एक चीज जो इंडिया, अगर आप हाइपोथेटिकली अगर पूछें, तो कर सकता है कि वो ईरान से खुद भी बात कर सकता है कि जो सिविलियंस जिनको लिया गया है उनको छुड़ाने में जितनी भी मदद हो सके वो ईरान को और कतर को और तुर्की को करनी चाहिए। अब हमने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में आया था कि कतर ऑलरेडी कोई एफर्ट्स कर रहा है हमास के साथ कि जो सिविलियंस हैं या कई जो सिविलियंस हैं उनको कम से कम छोड़ा जा सके। तो बट इसके अलावा मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा इंडिया को, बिकॉज अगर आप डायरेक्टली हेल्प करने की बात करें या क्या कहते हैं, आप कहें कि हम ठीक है हम डायरेक्टली हेल्प करेंगे, तो आप एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट एंटर कर रहे हैं खुद ही। तो मेरे ख्याल से भारत ने ऐसा कभी किया नहीं है हिस्ट्री में। थोड़ा रिस्क अवर्स फॉरेन पॉलिसी फॉलो करता है भारत। हमारे अपने बहुत प्रॉब्लम्स हैं बॉर्डर पे, दोनों बॉर्डर पे। उनकी देखभाल ज्यादा जरूरत है कि आप दूसरी जगह पे जाके चीजें को छेड़ने की कोशिश करें। लेकिन अगर जो मतलब जो भी भारत के डिप्लोमेटिकली जो भारत कर सकता है, अगर स्पेशली इन एरियाज जहाँ पे सिविलियंस को छुड़ाने की बात हो, वो हो सकता है भारत अपने प्राइवेटली चैनल से उनको देखे, लेकिन पब्लिकली मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, भारत की मदद जो है डिप्लोमेटिकली तो पहले उसको कर सकता है इजराइल को, क्योंकि आज के दिन में जिस तरीके से इजराइल के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जिस तरीके से उसको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है, लोग ये चाहते, लोग पर्टिकुलरली जो अटैक हुआ हॉस्पिटल के बाद गाजा में, तो उनके अंदर काफ़ी लोग अरब वर्ल्ड में हो कि वेस्टर्न यूरोपियन कैपिटल्स में हो कि अमेरिका में हो, काफ़ी ज़्यादा लोग स्टेट पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इजराइल का जो अत्याचार बंद होना चाहिए और इजराइल जो है पैलेस्टाइन डिमांड को जल्दी से जल्दी उसको कंसिडर करे, उसके परमानेंट सॉल्यूशन हो। तो जिस जगह पे इजराइल को देखते हुए आइसोलेट हो जाता है एटलीस्ट पब्लिक स्पेयर में, तो मुझे लगता है कि इंडिया एक डिप्लोमेटिक लेवल पे काफ़ी ज़्यादा उसको मदद कर सकता है। एक दूसरी बात है, जो सच चीज़ है, सचमुच हॉस्पिटल में इजराइल का मिसाइल था, बॉम्ब अटैक हुआ कि कोई मिस फायर हुआ जिसके कारण ऐसा हादसा हुआ है, तो ये एक मदद हो सकता है। दूसरी मदद जो है इंडिया की तरफ से, जो गाजा में लोग फंसे हुए हैं उनको कोई ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ हम लोग दे सकते हैं। और तीसरी मदद, मुझे नहीं लगता कि इजराइल अभी इस तरीके से कोई मांगेगा कि भाई हमको इस तरीके से देना चाहिए, क्योंकि इजराइल के पास देखिए अमेरिका की सबसे बड़ी मिलिट्री सपोर्ट है। अभी उत्तर यूनाइटेड किंगडम के अपना प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे ऋषि सुनक ही गए हैं, तो डिप्लोमेटिक सपोर्ट उसको बहुत ज़रूरत है। ये जानते हो कि इंडिया की जो है ग्लोबल साउथ में अच्छा उसका एक रेपुटेशन है, अच्छा उसकी इमेज है, तो वो ज़रूरी है। और दूसरी बात है कि इंडिया का ऊपर डिप्लोमेटिक ये प्रेशर हो सकता है, ये लोगों को समझाए, लोगों को एक्सप्लेन करेगी इजराइल का इस तरीके से रवैया क्यों रहा है। जाहिर है भारत की मदद देने पहुंचाने की राह इतनी आसान नहीं है। भारत पर एक डिप्लोमेटिक किस्म का दबाव है। कैसा दबाव? दबाव कि भारत युद्ध में अपनी स्थिति साफ करे। इसको कुछ समीकरणों की मदद से समझने की कोशिश करते हैं।
18 अक्टूबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंचे, बहाना गिनाया कि वो इजराइल की योजनाओं के आकलन के लिए पहुंचे हैं। अपनी तमाम बयानबाजियों से बाइडेन ने कुछ समीकरण साफ कर दिए। एक तरफ इजराइल और अमेरिका है, साथ में कुछ यूरोप के देश हैं, और दूसरी तरफ फिलिस्तीन है, ईरान है और अरब के देश हैं। बीच में है हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन जो इस इक्वेशन को और जटिल बना रहे हैं। भारत के सामने विकल्प है कि वो किसी एक खेमे को पकड़ ले, किसी एक खेमे को चुन ले, मगर जंग के विकल्प सीमित हो जाते हैं और चुनाव जटिल हो जाता है। भारत की जो डी-हाइफनेशन की नीति है, उस वजह से भारत पर प्रेशर और ज़्यादा पड़ रहा है। डी-हाइफनेशन यानी इजराइल और फिलिस्तीन से अलग अलग संबंध रखे जा सकते हैं, दोनों को साथ में देखना ज़रूरी नहीं है। इस प्रैक्टिस को हमने ज़्यादा विस्तार से 9 अक्टूबर के ललन टॉप शो में समझाया था, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब भारत पर जो दबाव है उसको विशेषज्ञों की मदद से समझते हैं। एक विशेषज्ञ भारत के स्टैंड की सराहना कर रहे हैं और दूसरे विशेषज्ञ भारत के स्टैंड को क्रिटिकल नज़रिए से देख रहे हैं। पहले विशेषज्ञ ऑब्जर्वर्स रिसर्च फाउंडेशन के उपाध्यक्ष और किंग्स कॉलेज लंदन में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर हर्ष वी पंत हैं। उन्होंने एनडीटीवी में कॉलम लिखा है। क्या लिखते हैं डॉक्टर पंत? वो कह रहे हैं कि अभी जो तनाव चल रहा है उस पर दुनिया पूरी तरह से बंटी गई है। देशों के अंदर भी मतभेद हैं। पश्चिमी देश घरेलू फूट पर काबू पाने की जुगत कर रहे हैं। पश्चिम में विश्वविद्यालय भी युद्ध के मैदान बन गए हैं। नैरेटिव की जंग छिड़ी हुई है। अब मिडिल ईस्ट यानी कि अरब देशों में, जिसे अपन वेस्ट एशिया यहाँ से कहते हैं, मिडिल ईस्ट में भी भारत के हित हैं, उनके साथ संबंध हैं। उस साझेदारी को देखते हुए हम भी जंग से अछूते नहीं रह सकते। अरब देशों के साथ हमारे जैसे संबंध हैं, इसके लिए मोदी सरकार की विदेश नीति काबिले तारीफ है। ये प्रोफेसर हर्ष वी पंत लिख रहे हैं। दूसरा पक्ष क्या है? दूसरा पक्ष आता है हमारे दूसरे विशेषज्ञ से। वो हैं फोरम फॉर अ न्यू साउथ एशिया के संस्थापक सुधींद्र कुलकर्णी, जिन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के वो सहयोगी रहे हैं, उनके साथ काम भी किया है। उन्होंने क्विंट में नरेंद्र मोदी की नीति पर एक कॉलम लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 1947 से आज तक भारत ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच स्थायी शांति केवल 2 स्टेट सोल्यूशन से ही आ सकती है। दिल्ली की विदेश नीति में हमेशा से ही एक आज़ाद फिलिस्तीन का समर्थन निहित रहा है। इस बैकग्राउंड में अगर मोदी सरकार केवल हमास के आतंकवाद की निंदा करती रहे और इजरायली सेना के फिलिस्तीनी नरसंहार पर चुप रहे, तो भारत को बिला शक इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कुछ संभावित कीमतें भी गिनवाई हैं, जैसे कि ग्लोबल साउथ में भारत की पोजीशन कमज़ोर हो सकती है, अरब देशों में रह रहे भारतीयों के लिए भी असहज करने वाली स्थिति बन सकती है, और साथ ही साथ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर जैसे समझौतों पर भी काम बिगड़ सकता है। सुधींद्र कुलकर्णी ने मोदी सरकार को एक नसीहत भी दी है, सिद्धांतवादी बनिए, नैतिक बनिए, हमास और नेतन्याहू दोनों की निंदा करिए। इसके अलावा कुछ और बातें भारत के रुख को लेकर लिखी जा रही हैं, जैसे कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के विजिटिंग फेलो हैं सुमित गांगुली और लीडन यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं निकोलस ब्लारेल। उन्होंने लिखा है कि मई 2021 में जेरूसलम की अल अक्सा मस्जिद में हिंसा भड़कने के बाद भारत ने हिंसा के लिए हमास और इजराइल दोनों की ही निंदा की थी। न इजराइल के साथ संबंधों की परवाह की थी, न फिलिस्तीन के कॉज से किनारा किया था। फिर हालिया संघर्ष में भारत का रुख में बदलाव क्यों नजर आ रहा है? सुमित और निकोलस कुछ फैक्टर्स भी गिनवाते हैं। पहला, लोकसभा चुनाव 2024। इजराइल के साथ भारत के संबंध विश्वगुरु इमेज को सूट करते हैं। भारत ने लंबे समय से पाकिस्तान की ज़मीन से होने वाले आतंकवादी हमलों की मुखालफत की है, इसलिए हमास के हमलों के प्रति अडिग रुख रखना देश में तो अच्छा संदेश देता ही है, साथ ही इस्लामाबाद को भी एक मौन संदेश पहुंचाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी भारत की सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात करते हुए इजराइल के मिशंस का जिक्र किया है। जानकार कहते हैं कि भारत के रुख में अरब देशों की प्रतिक्रिया भी एक फैक्टर है। मिस्र से लेकर सऊदी अरब, किसी भी देश ने हमास की करतूतों को खुला समर्थन नहीं दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा इजरायली कार्रवाई की निंदा करते हुए अपील की है कि युद्ध और अब ना बढ़े। अरब देशों की ऐसी प्रतिक्रिया नई दिल्ली को इतनी कूटनीतिक छूट तो देती ही है कि हम इजराइल के साथ खड़े होते हुए दिख सकें, और हमास की आलोचना करने से भारत अमेरिका को भी बता रहा है कि हम उनके सहयोग की कितनी कद्र करते हैं। सुनिए विशेषज्ञों को। भारत के अरब देश के साथ जो अच्छे संबंध बने हैं वो मोदी जी के अंदर ही बने हैं ज़्यादा पिछले 10 सालों में,
और इसराइल के साथ भी अच्छे संबंध रहे हैं पिछले 10 सालों में। लेकिन एक चीज हमें याद रखनी होगी कि अरब देशों का भी जो अप्रोच है, जो इसराइल और फिलिस्तीन का जो क्राइसिस चल रहा है अभी, और जो हमास ने अटैक किया है इसराइल पे, वो एक सिंगल अप्रोच किसी भी अरब देश की नहीं है। सबके थोड़े थोड़े डिफरेंट अप्रोचेस रहे हैं। अगर आप देखें इजिप्ट और जॉर्डन का देखें, उन्होंने कैटेगोरिकली मना किया है कि वो फलस्तीनी रेफ्यूजीज नहीं लेंगे। सऊदी अरेबिया ने कल ईरान से मीटिंग करी है कि इसको आगे कैसे इसको देखा जाए कि ये एकदम मतलब एक रीजनल वॉर ना बन जाए और इसी को मतलब इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में ही रहे। और अगर आप यूएई को देखें, जो इंडिया का क्लोजेस्ट पार्टनर मैं मानता हूँ मिडिल ईस्ट में, उन्होंने एक बहुत ही टेम्पर्ड, जिसको कहते हैं बहुत ही हल्का स्टेटमेंट दिया है पिछले एक डेढ़ हफ्ते में, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो लॉन्ग टर्म प्लान जो है, जैसे जो लॉन्ग टर्म डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं, जैसे I2U2 है या फिर अब्राहम अकॉर्ड्स है, वो बचे रहें। वो उनका टूटना काफी मेरे ख्याल से इन देशों के लिए भी बहुत बड़ा सदमा सा हो सकता है। क्योंकि अगर आप सऊदी अरेबिया देखें, जो अपना इकोनॉमी अपने बढ़ाना चाहता है, दूसरे देशों के साथ बिजनेस करना चाहता है, उनके लिए स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब लोग अपना अपना भी देख रहे हैं, और मेरे ख्याल से क्योंकि एक कोई वन अरब व्यू नहीं है क्राइसिस पे, तो मेरे ख्याल से इंडिया जैसे देश के लिए इतना गंभीर सिचुएशन नहीं होगा डिप्लोमेटिकली। देखिए, जो अरब कंट्रीज हैं उनके तो दुविधा काफ़ी, अब मुझे लगता है कि लोगों को पता चल गया है कि उनका क्या डायलेमा है, क्या दुविधा है। वो हमास को ना चाहते हुए भी पालस्टीनियन की डिमांड की सपोर्ट में उनको स्टेटमेंट देना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीक़ा से अभी अरब कंट्रीज़ में लोग रास्ता पे आ गए, ये छोटी मोटी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो रहा है, मास प्रोटेस्ट हो रहा है। जैसे देखिए जॉर्डन में हुआ है, बल्कि सऊदी अरबिया वगैरह में काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन है, इस तरह का नहीं हो सकता है, लेकिन जॉर्डन में हुआ है, लेबनान में हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सारे ने कहिए कि प्रेशर बिल्डअप करता है अरब कंट्री का अंदर। अभी हाल में अरब कंट्रीज़ का अंदर जिस तरह का अरब स्प्रिंग का जो इम्पैक्ट रहा, काफ़ी उनको झेलना पड़ा। तो वो कभी नहीं चाहते कि कोई डोमेस्टिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो हमास के कारण। तो हमास को ना चाहते हुए भी वो दिखाएंगे कि वो पालेस्टीनियन डिमांड के साथ है, पालेस्टीन के साथ है। इसीलिए अभी आप देखोगे इजराइल की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रहा है, उसमें कभी कहते हैं कि भाई वो पालेस्टीनियन की अगेंस्ट में नहीं है, वो पालेस्टीन जनता के अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन हमास के अगेंस्ट में है। हमास की जो सरकार था वो एक टेररिस्ट सरकार था, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और देखिए प्रेसिडेंट बाइडेन की भी स्टेटमेंट है कि सारे पालेस्टीन हमास के सपोर्टर नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनको ये रह रहा है प्रोजेक्शन की हमास पालेस्टीनियन के साथ एक के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, पालेस्टाइन मतलब हमास नहीं है, ये है। तो इस तरह उसी लाइन को मुझे लगता है कि सारे जो अरब गल्फ कंट्रीज है, अरब कंट्रीज है, इजिप्ट हो, सऊदी अरबिया हो, बहरीन हो, जॉर्डन हो, कहीं ना कहीं उनका ये कोशिश जरूर जारी होगा कि हमास को पालेस्टाइन मुद्दा से अलग किया जाए, लेकिन मुश्किल है करना, क्योंकि आज के दिन में ये देखता है कि जो पालेस्टीनियन मुद्दा है, जब मैं पहले भी कह चुका हूँ, उसको हमास ने बहुत एफिशिएंटली हाईजैक कर चुका है। बात इतनी है और मांग इतनी है कि देश का स्टैंड साफ होना चाहिए, लेकिन देश का स्टैंड कोई चौराहे की चायबाजी नहीं है कि एक चुस्की में किसी मजाक या गुस्से में बदल जाए। उसके स्टैंड में बहुत सारी कूटनीतिक सोच, बहुत सारी डिप्लोमेसी और बहुत सारी भविष्य की योजनाएं, बहुत सारी प्लानिंग होती है, ताकि देश का और देश के नागरिकों का हित सुरक्षित रहे। और इस सुरक्षा और शांति की उम्मीद के साथ खबरों का सिलसिला आज यहीं रोकते हैं और चलते हैं उम्मीद की बात की ओर। आपने न्यूटन फिल्म देखी होगी, पंकज त्रिपाठी और राजकुमार राव वाली। चुनाव ड्यूटी लगती है माओवाद से ग्रस्त एक गांव में, और वहां खोला जाता है एक वोटिंग केंद्र, बस एक छोटे से गांव के लिए एक पोलिंग सेंटर। अब ऐसा ही असल में हुआ है। छत्तीसगढ़ के कोरिया ज़िले के शेराडांड गांव में सिर्फ 5 वोटर हैं, फिर भी ऐलान हुआ है कि वहां पर एक पोलिंग बूथ बनाया जाएगा। 7 और 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में वोटिंग है। इस पोलिंग सेंटर का नंबर आएगा 17 को। गांव में बुनियादी ढांचा भी अभी विकसित नहीं हुआ है, फिर भी गांव वालों का कहना है कि वोट वो ज़रूर डालेंगे। अब इसे आग्रह के व्याकरण में सुने या याचना के, लेकिन जब हमारी सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था हमारे पास मताधिकार लेकर आ रही है, तो हम भी अपने इस अधिकार का भरपूर इस्तेमाल करें, भरसक वोट करें, बड़ी संख्या में वोट करें, लोकतंत्र को जिंदाबाद रखें, ताकि रॉकेटों की ज़रूरत जिन्हें भी पड़ती है कम से कम पड़े ना पड़े।
आज के शो में इतना ही। मेरा नाम है कुलदीप। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।